अगर पंजाब सरकार मेरे खिलाफ की गई एफआईआर को 1 घंटे के भीतर वापस नहीं लेती है तो मैं नहीं जानता कि पंजाब में क्या होगा, और पंजाब में जो कुछ भी होने वाला है उसके लिए पंजाब की भगवंत मान सरकार जिम्मेदार होगी। ये शब्द हैं खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के, जो कि वारिस पंजाब दे संगठन का नया मुखिया है। ये इंसान कुछ दिनों पहले एक साधारण से पंजाबी परिवार का हिस्सा हुआ करता था जो कि दुबई में रहकर ट्रक चलाता था। फिर अचानक से ये खालिस्तान मूवमेंट का सबसे बड़ा चेहरा कैसे बन गया, इसके पीछे क्या रीजंस हैं? कुछ लोग आज इसे भिंडरावाले 2.0 कहकर बुला रहे हैं, लेकिन पिछले साल सितंबर में ये चेहरा कुछ ऐसा नजर आता था और अब ये चेहरा कुछ ऐसा नजर आता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आखिर हुआ कैसे? ये आज ऐसा कैसे लगने लगा कि सिख धर्म का कोई सबसे बड़ा धार्मिक व्यक्ति हो? ये आदमी रिलीजियस और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का एजेंडा लेकर चलने की बात करता है, लेकिन इसके बाद भी अगर बात की जाए भारत की यूनिटी के लिए सबसे बड़े खतरे की, तो इस समय अमृतपाल सिंह भारत की यूनिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये खालिस्तान की डिमांड कर रहा है, इसके साथ हथियारबंद कई लोगों का गुट है। तो आखिर क्यों ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है? अमृतपाल के ग्रुप ने पंजाब और पंजाब के बाहर कई सारे गुरुद्वारों को निशाना बनाया है। अभी हाल ही की बात की जाए तो पिछले साल नवंबर 2022 में एक लंबे मार्च के बाद अमृतपाल और उसके सपोर्टर्स ने 2 गुरुद्वारों को निशाना बनाया था और उनको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया था। और इसके पीछे एक बेहद इलॉजिकल रीजन था कि इन गुरुद्वारों की जो मैनेजमेंट है वो खालसा और सिख धर्म के नियमों का पालन नहीं कर रही थी। इसके साथ ही अमृतपाल सिंह ने केंद्र सरकार को भी वार्निंग दी है। उसने कहा है कि केंद्र सरकार सिखों के राइट्स के लिए काम नहीं कर रही है, इसलिए सिखों को सरकार के खिलाफ कदम उठाना पड़ेगा। अमृतपाल सिंह ने तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी धमकी दी है। उसने कहा है कि आपका भी कहीं वही हश्र न हो जो कि इंदिरा गांधी का हुआ था। ये सब ठीक वैसे ही है जैसे इंदिरा गांधी सरकार में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद देखा गया था। कैसे सेपरेटिस्ट और खालिस्तान की डिमांड करने वाले भिंडरावाले के ऊपर कार्रवाई के बाद देश भर में हालात बने थे। 1984 के सिख दंगे देश आज तक नहीं भूल सका है। एक इंटर्म पीएम का मर्डर आज भी लोगों के जेहन में कैद है। इंदिरा गांधी के शब्द आज भी लोगों को सुनाई देते हैं और अब अमृतपाल का आना उस पूरी की पूरी कहानी का रिपीट टेलीकास्ट लग रहा है। सब कुछ ठीक वैसे ही हो रहा है, बस फर्क इतना है कि 40 साल पहले उस आदमी का नाम था जर्नैल सिंह भिंडरावाले और आज केंद्र सरकार के लिए सबसे बड़ा खतरा है अमृतपाल सिंह। क्या पंजाब एक बार फिर 1984 के दंगों की तरह सुलगने वाला है? क्या एक बार फिर केंद्र सरकार के एक्शन से बड़ा सिख मूवमेंट शुरू हो सकता है? क्या पंजाब में नई बनी आम आदमी पार्टी की सरकार हालात को अच्छे से नहीं संभाल पा रही है? आइए समझते हैं कि आखिर पंजाब में चल क्या रहा है, अमृतपाल कौन है, उसकी डिमांड क्या है और आने वाले टाइम में पंजाब और पंजाबियों का क्या फ्यूचर है। चलिए सबसे पहले इस मूवमेंट के ओरिजिन को समझ लेते हैं कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई और कैसे खालिस्तान की मांग देश भर में उठी। खालिस्तान एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट है और इसकी डिमांड है कि बंटवारे से पहले पंजाब, जिसको कि खालसा भूमि के नाम से जाना जाता था, उसको एक बार फिर से यूनाइट करके एक अलग देश की स्थापना की जाए जिसका नाम रखा जाएगा खालिस्तान। अब ये एरिया कितना बड़ा है चलिए आपको बताते हैं। ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं इसमें पूरा पंजाब, यूपी के कुछ इलाके, राजस्थान के कुछ इलाके, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के कुछ इलाके और इसके अलावा पूरा का पूरा पंजाब शामिल है। इसके साथ ही खालिस्तान की मांग करने वाले लोग तो ये भी कहते हैं कि इसमें पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस का हिस्सा भी शामिल किया जाएगा। खालिस्तान सपोर्टर दावा करते हैं कि वह पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस को भी अपने हिस्से में शामिल करने के लिए तैयार हैं। सिखों के खुद के देश की डिमांड 1920 के दशक में शुरू हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे पहले ऐसा कभी नहीं किया गया, बल्कि पंजाब में सेल्फ गवर्नेंस का इतिहास बेहद पुराना रहा है। जब ब्रिटिश पावर भारत में डोमिनेंट थी उस समय सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में एक नए पंथ की स्थापना की और इसका नाम रखा खालसा यानी प्योर। यानी उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की तरह पंजाब को यूनाइट करने की बात कही। बेशक धर्म को इसका आधार बनाया गया, लेकिन मकसद था पंजाब को यूनाइट करना। इसके अलावा ये वो समय था जब मुगल साम्राज्य में औरंगजेब का शासन था और वो सिखों को लेकर बेहद इंटॉलरेंट था। औरंगजेब ने ही गुरु गोविंद सिंह के पिता तेग बहादुर की हत्या करवाई थी, जिसकी वजह से सिख समुदाय औरंगजेब के बेहद खिलाफ था। यही वो रीजन था जिसकी वजह से सिखों ने एक ऐसी आर्मी की स्थापना की जो कि खालसा पंथ के नीचे काम करती थी और उसका उद्देश्य था सिखों को पॉलिटिकल और इकोनॉमिक के साथ साथ रिलीजियस राइट्स दिलाना।
इसके बाद समय आया 1610 का, जब औरंगजेब की मौत के बाद बंदा बहादुर सिंह की लीडरशिप में सिखों ने सरहिंद पर कब्जा कर लिया, जो कि दिल्ली और लाहौर के बीच एक बड़ा पॉलिटिकल पावर था। इसके बाद उन्होंने एक नई राजधानी बनाई जिसका नाम रखा मुखलिसपुर। इस तरीके से आखिरकार एक लंबी लड़ाई के बाद खालसा राज्य की स्थापना की घोषणा की गई। फिर सिखों ने खुद के लिए सिक्के बनाए, सील छपवाई और घोषणा की कि भगवान ने उनको सरहिंद और खालसा पर राज करने के लिए भेजा है। और कमाल की बात यह है कि इस समय एक रिलीजियस टैगलाइन बनाई गई, राज करेगा खालसा। इस टैगलाइन को आज भी आप पंजाब में सुन सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी खालसा का रूल ज्यादा नहीं चल सका और मात्र 6 साल बाद बंदा बहादुर को मुगल सेना ने गिरफ्तार कर लिया और एक बार फिर सिख खाली हाथ रह गए। रूल का दी एंड हो गया और अब सवाल उठा, आगे क्या? अब इसको लेकर बेहद इम्पोर्टेंट 2 फैक्टर निकलकर सामने आए। पहला कि सिखों को एक ऐसी पॉलिटिकल आइडेंटिटी की जरूरत है जो हर परिस्थिति में यूनाइट रहे और उनको धार्मिक और राजनीतिक आज़ादी बनाए रखने में मदद करे। और दूसरा, खालसा के हिसाब से सिखों के लिए ये बिल्कुल नॉन एक्सेप्टेबल था कि वह किसी दूसरे रूलर के अंडर रहें। लेकिन अगर देखा जाए तो ये कहानी यहीं तक खत्म हो जानी चाहिए थी। फिर आखिर 20वीं शताब्दी में कैसे खालिस्तान की डिमांड उठी और आज़ादी के बाद भारतीय संविधान जब बन रहा था तो सिखों के राइट्स को लेकर आवाज़ क्यों उठाई गई? चलिए आपको टाइम मशीन में थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं, जब 20th सेंचुरी में ये डिमांड सबसे पहले 1929 में उठाई गई, जब कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के फादर मोतीलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी और नेहरू ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की बात कही। उन्होंने कहा कि वह अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज चाहते हैं। कांग्रेस की तरफ से तो मोतीलाल नेहरू ने ये डिमांड रख दी, लेकिन इसको सिरे से नकार दिया 3 ग्रुप ने। पहला, मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग, और दूसरा B.R. अम्बेडकर, जो ये मानते थे दैट इन द सुपरविजन ऑफ ब्रिटिश रूल द कंडीशन ऑफ इंडियन दलित सोसाइटी हैज बिकम बेटर देन एवर। यह B.R. अम्बेडकर के शब्द थे। और तीसरे ग्रुप को लीड कर रहे थे श्रोमणी अकाली दल के चीफ मास्टर तारा सिंह। यह भी जिन्ना की तरह एक अलग देश की डिमांड कर रहे थे सिखों के लिए। तो अब कुल मिलाकर 3 ग्रुप्स में से 2 ग्रुप अलग देश की डिमांड कर रहे थे। एक तो थे मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि मुस्लिम लीग के सहारे पाकिस्तान की डिमांड कर रहे थे। दूसरे थे अकाली श्रोमणी दल के मास्टर तारा सिंह, जो कि खालसा नाम के एक अलग देश की मांग कर रहे थे। लेकिन इसके बाद भी अभी तक सिर्फ खालसा शब्द को सुना जा रहा था, लेकिन खालिस्तान जैसा कोई शब्द अब तक अस्तित्व में नहीं आया था। ये शब्द आया 1940 के दशक में। दरअसल 1940 में मुस्लिम लीग ने एक लाहौर रेजोल्यूशन पास किया जिसमें उन्होंने एक अलग देश की डिमांड रखी मुस्लिम्स के लिए। अब जैसे ही ये लाहौर रेजोल्यूशन पास किया गया, वैसे ही सिखों के नेता वीर सिंह भट्टी ने भी खालिस्तान की मांग को लेकर बवाल मचाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच एक बफर स्टेट के रूप में एक अलग देश बनना चाहिए। और अपनी इस डिमांड को लेकर उन्होंने कई पर्चे, बैनर, पोस्टर ये सब छपवा डाले और इस तरीके से पहली बार खालिस्तान शब्द यूज किया गया। अब एक तरफ कांग्रेस थी जो देश को यूनाइट करने की बात पर अड़ी हुई थी, तो दूसरी तरफ इस तरह के दल थे जो सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी को लेकर चल रहे थे। इसकी वजह से कांग्रेस ने खालिस्तान की मांग को एकदम रिजेक्ट कर दिया और कांग्रेस के ही कुछ बड़े लीडर्स ने सिखों के लीडर्स को समझाने की कोशिश की कि ब्रिटिश पावर से फ्रीडम मिलने के बाद सिखों की पॉलिटिकल आइडेंटिटी को जैसा वो चाहते हैं वैसा ही रखा जाएगा। इसके साथ ही उनको रिलीजियस फ्रीडम भी दी जाएगी। इसके बाद 1946 में ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा, मुझे लगता है सिखों की मांग बिल्कुल गलत नहीं है। पंजाब के बहादुर सिखों को वो सभी अधिकार मिलने चाहिए जिसको लेकर वो एक लंबे समय से डिमांड कर रहे हैं और मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। जवाहरलाल नेहरू का ये स्टेटमेंट मील का पत्थर साबित हुआ। इसके बाद सिखों को लगने लगा कि आज़ाद भारत में उनके अधिकारों का ध्यान रखा जाएगा और जो उनकी डिमांड है उसको कंसीडर किया जाएगा। लेकिन जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था उस समय श्रोमणी अकाली दल ने कहा कि संविधान में सिखों के अधिकारों को लेकर कुछ भी खास नहीं रखा गया है और श्रोमणी अकाली दल इस बात को लेकर नाराज था कि सिखों को हिंदुओं में गिना जा रहा था, जबकि आज़ादी से पहले सिख एक अलग रिलीजियस आइडेंटिटी चाहते थे। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि भारतीय संविधान में राज्यों को धर्म के आधार पर नहीं बनाया गया था। इस वजह से पंजाब में सिर्फ 30% आबादी सिख थी, बल्कि 70% किसी और धर्म से आते थे। इसी के चलते संविधान पर आखिरी जब हस्ताक्षर किए जा रहे थे उस समय अकाली दल ने संविधान सभा से वॉकआउट कर दिया। उन्होंने कोई भी हस्ताक्षर नहीं किया।